नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TGPT या PRT वाला, जिसके आगे अप्रैल में होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है, इससे जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आ जाते हैं। और इसके बाद में आपका जो अन्य जो सब्जेक्ट से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन हैं, तो जिसमें हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अतिरिक्त किस बात की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। तो शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव और अनुसंधान के अतिरिक्त, तो इसमें सकारात्मक अभिवृत्ति है, अभिरुचि है, दोनों है या कोई सा भी नहीं है। अब इसमें अगर हम देखें तो सही आंसर जो ऑप्शन सी को यहाँ पर माना गया था, मतलब दोनों जो है यहाँ पर सही इसमें हो जाती है। तो इसमें सकारात्मक अभिवृत्ति भी आ जाती है और अभिरुचि जो ये भी आ जाती है। अब जो यहाँ पर ये सकारात्मक जो अभिवृत्ति है वो क्या है, तो एक शिक्षक की जो सकारात्मक अभिवृत्ति है वो छात्रों के सीखने के अनुभव को बहुत प्रभावित करती है। और सकारात्मक शिक्षक छात्रों को प्रेरित करते हैं, उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं और उनमें जो आत्मविश्वास है उसे भी बढ़ाते हैं। जैसे एक शिक्षक है जो छात्रों की गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखता है, उन्हें सुधारने में मदद करता है और सकारात्मक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करता है। एक सकारात्मक रवैया एक शिक्षक को छात्रों के साथ बेहतर संबंध बनाने में भी यह मदद करता है, जिससे कक्षा में एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनता है। और अभिरुचि की अगर हम बात करें तो शिक्षण के लिए अभिरुचि का मतलब है शिक्षक में छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की स्वाभाविक क्षमता। इसमें संवाद कौशल, धैर्य, सहानुभूति और छात्रों की आवश्यकताओं को समझने की क्षमता शामिल है। जैसे कि एक शिक्षक है जो जटिल अवधारणाओं को सरल और समझने योग्य तरीके से समझा सकता है, तो उसमें शिक्षण के लिए अच्छी अभिरुचि होती है। और एक शिक्षक जिसमें शिक्षण के लिए स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, वह छात्रों को बेहतर ढंग से संलग्न कर सकता है और उन्हें सीखने में मदद भी कर सकता है। तो जैसे कि एक शिक्षक है जिनके पास उच्च स्तर का ज्ञान और प्रशिक्षण है, लेकिन नकारात्मक अभिवृत्ति है, तो छात्रों को प्रेरित करने में विफल हो सकता है। और दूसरी ओर जो एक शिक्षक जिसके पास कम अनुभव है, लेकिन सकारात्मक अभिवृत्ति और शिक्षण के लिए एक मजबूत अभिरुचि है, तो वह अपने छात्रों के लिए एक प्रभावी शिक्षक हो सकता है। तो इसलिए शिक्षण की जो प्रभावशीलता है, इसके लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव और अनुसंधान के साथ साथ सकारात्मक अभिवृत्ति और जो अभिरुचि है, ये दोनों ही जरूरी मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, अभिवृत्ति एक सामाजिक प्रत्यय एवं मानसिक पहलू है, तो यह किसके व्यवहार के मानसिक पक्ष से होता है। शिक्षार्थी, व्यक्ति, अध्यापक या इन सभी की। अभिवृत्ति एक सामाजिक प्रत्यय एवं मानसिक पहलू है, तो ये किसके व्यवहार के मानसिक पक्ष से होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो इन सभी को ही यहाँ पर इसमें माना गया है। अब अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति मतलब जैसे एक व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का समायोजन है। और यह एक मानसिक पहलू है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। और यह शिक्षार्थी, अध्यापक और व्यक्ति सभी के व्यवहार के मानसिक पक्ष से संबंधित होता है। जैसे कि एक शिक्षक है, मतलब एक शिक्षार्थी है, एक शिक्षार्थी की गणित के प्रति अभिवृत्ति उसके सीखने के तरीके और प्रदर्शन को प्रभावित करती है। एक अध्यापक की छात्रों के प्रति अभिवृत्ति कक्षा के वातावरण, छात्रों के सीखने के अनुभव को प्रभावित करती है। एक व्यक्ति के जीवन के प्रति अभिवृत्ति उसके लक्ष्य, रिश्ते और समग्र कल्याण को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो इन सभी को ही इसमें माना गया था। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिवृत्तियाँ किसके प्रति व्यक्ति विशेष के विचारों से अवगत कराती हैं। व्यक्ति, संस्था, परिस्थिति या इन सभी की। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिवृत्तियाँ किसके प्रति व्यक्ति विशेष के विचारों से अवगत कराती हैं, तो इसमें भी जो इन सभी को ही माना गया है। तो जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार अभिवृत्तियाँ व्यक्ति, संस्था और परिस्थिति सभी के प्रति विशेष विचारों से अवगत कराती हैं। अभिवृत्तियाँ हमारे
अनुभव, विश्वास और मूल्य से बनती हैं और वे हमारे व्यवहार को निर्देशित करती हैं और हमें दुनिया को समझने में भी मदद करती हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की राजनीति के प्रति अभिवृत्ति उसके राजनीतिक विचारों और मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। एक संस्था के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति उस संस्था के प्रति उसके विश्वास और समर्थन को प्रभावित करती है। एक परिस्थिति के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति उस परिस्थिति में उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से जाइए सारे जो इसमें माने गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभिवृत्ति को कभी कभी मनोवृत्ति भी कहा जाता है क्योंकि वह अभिव्यक्ति है, भावनात्मक गुण प्रदर्शित करती है, संख्यात्मक माप में सहायक होती है, हमेशा सकारात्मक होती है। अभिवृत्ति को कभी कभी मनोवृत्ति भी कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है? तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा इसका बी वाला, भावात्मक गुण ये प्रदर्शित करती है। अभिवृत्ति और मनोवृत्ति दोनों ही किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति हमारे विचार, भावनाओं और व्यवहारों में संयोजन है। और मनोवृत्ति में भावनात्मक गुण शामिल होते हैं जो दिखाते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में कैसा महसूस करते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो जानवरों से प्यार करता है तो इसमें जानवरों के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति होगी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ किसके प्रवर्तन में सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं? प्रतिगमन में, अभिवृत्ति में, अभिरुचि में या किसी में भी नहीं। तो प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ किसके परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावशाली होती हैं? तो किस में होंगी ये? अभिवृत्ति। प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ वे अनुभव हैं जो हम सीधे अपने इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं और ये अनुभव हमारी अभिवृत्तियों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं क्योंकि वे हमें किसी चीज़ के बारे में व्यक्तिगत ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो सांप से डरता है, कोई सांप से डरा हुआ है, लेकिन वह चिड़ियाघर में एक हानि रहित सांप को छूता है तो उसकी सांपों के प्रति अभिवृत्ति बदल जाती है। जैसे किसी ने सुना हुआ था इससे डर लगता है, लेकिन एक दिन जब वो उसको छू लेता है, स्पर्श कर लेता है तो उसके अंदर जो डर था कि फलाने ने बताया था कि ये इससे डर लगता है, ये ऐसा हो सकता है, और उसने वो काम किया और उससे कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके अंदर जो डर बैठा हुआ था वो उससे खत्म हो गया। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति अनुभव के द्वारा व्यवस्थित व संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। तो ये जो कथन है इसका संबंध है अब रेमर से है, अल्पोर्ट से है, फ्रीमैन से है या फिर किसी से भी नहीं। अभिवृत्ति अनुभव के द्वारा व्यवस्थित वह संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। अब ये कथन था यहाँ पर, किन का था कथन? ये तो जो अल्पोर्ट है ये वाले, तो इनका था। ये नाम क्या है इनका? गॉर्डन अल्पोर्ट, ये नाम है इनका। तो ये नाम था, यहाँ पर आएगी गॉर्डन अल्पोर्ट, ये इनका नाम था गॉर्डन अल्पोर्ट। तो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अभिवृत्ति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उन्होंने अभिवृत्ति को अनुभव के द्वारा व्यवस्थित एक सीखा हुआ प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया था। जैसे एक व्यक्ति है जो बचपन में कुत्तों से डरा हुआ था और वह कुत्तों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर सकता है, कुत्तों से डरता था तो नकारात्मक भावना उसके अंदर आ सकती है। तो ये अल्पोर्ट जो है, गॉर्डन अल्पोर्ट, इनका था कहना। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति, विचार या घटना अथवा संस्था आदि की उपस्थिति हमें सुखद लगती है तो उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी। तो ऐसी जो अभिवृत्ति है उसे हम स्वीकारात्मक, सकारात्मक दोनों या विशिष्ट अभिवृत्ति कहेंगे। तो जब किसी व्यक्ति, विचार या घटना अथवा संस्था आदि की उपस्थिति हमें सुखद लगेगी तो ऐसी अभिवृत्ति कौन सी होगी? तो इस वजह हम दोनों ही कहेंगे, ये भी स्वीकारात्मक भी कहेंगे और जो सकारात्मक है ये भी हम कहेंगे। अब जो सकारात्मक अभिवृत्ति क्या है? तो सकारात्मक, इसका मतलब है किसी चीज़ के प्रति
अनुकूल भावना रखना, पॉजिटिव भावना, सकारात्मक ये होगी, किसी चीज़ के प्रति अनुकूल भावना रखना। और स्वीकारात्मक, इसका मतलब है किसी चीज़ को स्वीकार करना या उसके प्रति खुला रहना। जैसे एक व्यक्ति है जो संगीत सुनना पसंद करता है, तो उसमें संगीत के प्रति सकारात्मक और स्वीकारात्मक दोनों ही अभिवृत्तियाँ होंगी। मतलब वो सुनना भी पसंद करेगा और गाना भी पसंद करेगा, तो सकारात्मक और स्वीकारात्मक ये दोनों ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, घड़ी अथवा प्राकृतिक घटना के संबंध में व्यक्ति द्वारा व्यक्त किया गया विचार किस अभिवृत्ति को इंगित करता है। घड़ी अथवा प्राकृतिक घटना के संबंध में व्यक्ति के द्वारा व्यक्त किया गया विचार, अब ये सामान्य अभिवृत्ति है, विशिष्ट अभिवृत्ति है, स्वीकारात्मक है या फिर नकारात्मक अभिवृत्ति है। तो घड़ी अथवा प्राकृतिक घटना के संबंध में व्यक्ति द्वारा व्यक्त किया गया विचार, तो ये अभिवृत्ति की ओर इशारा करता है। कौन सी? विशिष्ट अभिवृत्ति की ओर, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। एक घड़ी या प्राकृतिक घटना एक विशिष्ट वस्तु या घटना का उदाहरण है। जैसे एक व्यक्ति है जो घड़ियों को इकट्ठा करना पसंद करता है, तो उसमें घड़ियों के प्रति विशिष्ट अभिवृत्ति होती है। जैसे कोई किसी चीज़ में रुचि होगी तो वही जो है उसको इकट्ठा करना पसंद करता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी रुचि होती है पुरानी जो वस्तुएं हैं उनको संभाल के रखने की, इकट्ठा करने की, तो वो फिर उसी चीज़ को जो अपने पास रखता है, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति में अपनी माँ के प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का जो भाव पाया जाता है वह विशिष्ट अभिवृत्ति है, परंतु सभी माताओं के प्रति आदर भाव किस प्रकार की अभिवृत्ति है। एक व्यक्ति में अपनी माँ के प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का जो भाव पाया जाता है, एक व्यक्ति में अपनी माँ के प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का जो भाव पाया जाता है वह विशिष्ट अभिवृत्ति है, परंतु सभी माताओं के प्रति आदर भाव किस प्रकार की अभिवृत्ति है। अब ये सम्मान की है, सामान्य है, ऐच्छिक है या संप्रेषण की है, तो कौन सी है। अब इसमें जो यहाँ पर मानी गई है सामान्य वाली, तो एक व्यक्ति के अपनी माँ के प्रति श्रद्धा और स्नेह का जो भाव पाया जाएगा, तो जो विशिष्ट अभिवृत्ति है, परंतु सभी माताओं के प्रति आदर भाव किस प्रकार की अभिवृत्ति है, सामान्य वाली। सामान्य अभिवृत्ति जो एक व्यापक श्रेणी के वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थितियों के प्रति होगी, और सभी माताओं के प्रति आदर भाव एक सामान्य अभिवृत्ति होगा। जैसे कि एक व्यक्ति है जो सभी मनुष्यों के प्रति दयालु होता है, तो उसमें मनुष्य के प्रति सामान्य अभिवृत्ति हो। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण वर्ग के प्रति विशेष घृणा का भाव किस प्रकार की अभिवृत्ति है। संपूर्ण वर्ग के प्रति विशेष घृणा का भाव, तो यह अभिवृत्ति सामान्य है, विशिष्ट है, दोनों या कोई सी भी नहीं, कौन से वाली है। तो संपूर्ण वर्ग के प्रति विशेष घृणा का भाव, और इसको माना गया है सामान्य, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दी गई है। तो सामान्य अभिवृत्ति एक व्यापक श्रेणी की वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थितियों के प्रति होगी, और एक संपूर्ण वर्ग के प्रति घृणा एक सामान्य अभिवृत्ति है। जैसे एक व्यक्ति है जो सभी विदेशी लोगों से नफरत करता है, तो उसमें विदेशी लोगों के प्रति सामान्य अभिवृत्ति होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक पार्टी से घृणा एवं अविश्वास करना किस प्रकार की अभिवृत्ति है। किसी राजनीतिक पार्टी से घृणा और अविश्वास करना भावात्मक है, निषेधात्मक है, सामान्य कोई सी भी नहीं है। तो घृणा और अविश्वास करना, तो घृणा करना मतलब नेगेटिव में जाएगी बात ये, तो निषेधात्मक है। तो ये निषेधात्मक जो अभिवृत्ति जो है ये मतलब कि इस चीज़ के प्रतिकूल भावना रखना। तो एक राजनीतिक पार्टी से घृणा, अविश्वास, ये निषेधात्मक अभिवृत्ति होगी। जैसे एक व्यक्ति है जो किसी राजनीतिक पार्टी के विचारों से असहमत है, तो उसमें उस पार्टी के प्रति क्या निषेधात्मक अभिवृत्ति होगी, जो मतलब जो किसी को नहीं चाहेगा तो वो तो उसके विपरीत ही होगा। अब जिसको जो पार्टी अच्छी लगती है वो उसके साथ ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता है। संवेगबद्धता है, संज्ञानात्मकता है, अनुकूलशीलता है, या ये सभी है। तो कौन सी है यहाँ पर, तो इन सभी को ये माना गया है। इसमें अभिवृत्ति में मतलब एटीट्यूड क्या देते हैं, जिसे हो सकता है बहुत सारों को
इंग्लिश में समझ में आता हो, हिंदी में ना पता लगता हो। तो अभिवृत्ति जिसका मतलब एटीट्यूड से है। और संवेगबद्धता मतलब भावनाएं, संज्ञानात्मकता विचार, और अनुकूलनशीलता मतलब परिवर्तन की क्षमता। तो ये सभी शामिल है। यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के प्रति हमारे विचार, भावना और व्यवहार, इनका संयोजन है। जैसे एक व्यक्ति है जो पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है, तो वह पर्यावरण के बारे में चिंतित होगा और पर्यावरण के बारे में जानकारी रखेगा और बचाने की भी कोशिश करेगा। तो जिसका जिसके प्रति प्रेम है तो वो उसका नुकसान होता हुआ नहीं देख सकता। अगला क्वेश्चन है, अभिवृत्ति जांच उपयोगी होती है सफलता के मापन में, कार्य तीव्रता के मापन में, किसी कार्य को करने की सफलताओं को इंगित करने में, क्षमता व कार्यकुशलता के माप में अभिवृत्ति जांच उपयोगी है। तो ये किसमें मानी गई है? और ये मानी गई है किसी कार्य को करने की सफलता को इंगित करने में। अभिवृत्ति जांच मतलब एटीट्यूड टेस्ट, तो यह मापने में मदद करती है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में कितना सफल होगा, और यह उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद कर सकती है जहां किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण या विकास की आवश्यकता हो सकती है। जैसे एक अभिवृत्ति जांच का उपयोग यह निर्धारण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति शिक्षक बनने के लिए कितना उपयुक्त है। तो जैसे अब स्टार्ट हो रहा है तो ये वही कह सकते हैं व्यक्ति के से, तो ये जांचने के लिए तो इसमें शिक्षक बनने के लिए कितने गुण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों का पाए जाना। शिक्षण अभिवृत्ति है, शैक्षिक नेतृत्व है, अवधान है, या कोई भी नहीं है। तो एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला गुण का पाए जाना, तो क्या है? शिक्षण अभिवृत्ति। तो शिक्षक की वह क्षमता जो छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसमें धैर्य, सहानुभूति, संचार कौशल, ज्ञान, ये सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, शाब्दिक एवं क्रियात्मक व्यवहार से किसका पता लगाया जा सकता है? शिक्षण अभिवृत्ति का, अभिरुचि का, कौशल का, या शिक्षण शोध का। तो शाब्दिक एवं क्रियात्मक व्यवहार से किसका पता लगाया जा सकता है? तो इससे जो है शिक्षण अभिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। जैसे एक शिक्षक है जो स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से बोलता है और जो अपने छात्रों को शामिल करता है, तो उसमें एक अच्छी शिक्षण अभिवृत्ति होगी। जैसे एक शिक्षक जो समय छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय निकालता है और छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित भी करता है, तो उसमें एक अच्छे शिक्षण अभिवृत्ति होगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को सही अभिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है? तो एक कौन सी विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति की सही अभिवृत्ति का पता लगाया जा सकता है? तो इसमें पूछताछ विधि है, प्रक्षेपण है, निरीक्षण है, या एनेक्डोटल विधि है। तो कौन सी विधि है? अब यहाँ पर जो इसमें मानी गई है कौन सी? ये वाली प्रक्षेपण विधि। हमने इसके उदाहरण भी आपको बताए थे, रोसोसाई दब्बे परीक्षण वाले। तो ये सारे प्रक्षेपण विधि है, तो जो किसी व्यक्ति की छिपी हुई अभिवृत्ति को प्रकट करने में मदद करती है। तो इन तकनीकों में स्पष्ट उत्तेजनाओं का उपयोग करना शामिल है। जैसे ये सही दब्बा चित्र हो गया, तो व्यक्ति से अब बताने के लिए कहा जाता है कि वे क्या देखते हैं। जैसे एक पेज है, उस पर सही के छिंटे मार दिए जाते हैं। जैसे भी जिसमें आकृति उभर के आएगी उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, इस पर अपने विचार व्यक्त करो। तो ये हरमन रोसा जो थे उनका था सही दब्बा परीक्षण। तो ये प्रक्षेपित तकनीक का ही उदाहरण है। तो मतलब व्यक्ति के ज्ञान की परख की जाती है उसमें। अगला क्वेश्चन है, किसी एक क्षेत्र के समूह में व्यक्ति की कार्यकुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता जो कहलाती है। तो इसे सहानुभूति, अभिवृत्ति, अभिरुचि, या कोई सभी नहीं, क्या कहेंगे? किसी एक क्षेत्र के समूह में व्यक्ति की कार्यकुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता, और उसे कहा गया है अभिरुचि। अभिरुचि या उसको कहा गया है, तो अभिरुचि कहा गया है उसे। जैसे एक व्यक्ति या उसमें गणित के लिए अभिरुचि है, तो वह गणित की समस्याओं को जल्दी और आसानी से हल करने में सक्षम होगा। मतलब जिसकी जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी काम करने में रुचि होगी तो उसमें माहिर होगा वो। नेक्स्ट है, अर्जित अभिरुचि किस प्रकार उत्पन्न होती है? भाव, ज्ञान, प्रशिक्षण, या इन सभी से। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर
यही हो जाएगा सी, मतलब डी, सारे के सारे जा इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि कोई बालक किसी खेल में अधिक रुचि लेता है तो किस अभिरुचि का उदाहरण है ये? व्यक्त अभिरुचि का, अभिव्यक्त का, परीक्षित का, या किसी का भी नहीं। यदि कोई बालक किसी खेल में अधिक रुचि लेता है तो किसका उदाहरण है? तो वह माना गया है व्यक्त अभिरुचि का, इसका। जैसे एक बच्चा जो कहता है कि उसे फुटबॉल खेलना पसंद है, तो उसमें फुटबॉल के लिए व्यक्त अभिरुचि होगी। नेक्स्ट है, शिक्षण अभिरुचि में क्या होना चाहिए? क्षमता, रुचि, कुशलता, या ये सभी? तो क्या होना चाहिए? ये सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षण कार्य में शिक्षण के सिद्धांतों तथा शिक्षण की विधियों को उपयुक्त दिशा में निरूपित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक क्रिया मात्र की, तपस्या की, कला की, या कौशल की? तो शिक्षण कार्य में शिक्षण के सिद्धांतों तथा शिक्षण की विधियों को उपयुक्त दिशा में निरूपित करने के लिए आवश्यकता होगी। अब किसकी आवश्यकता इसमें होती है? तो इसमें होगी एक कला की। नेक्स्ट है, शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? शिक्षण अभिरुचि में शिक्षण कौशल का मुख्य स्थान है। शिक्षण अभिरुचि स्थायी गुण है। समय के साथ शिक्षण अभिरुचि विकसित होती है। शिक्षण अभिरुचि के माध्यम से छात्रों के भविष्य को दिशा दी जा सकती है। तो शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? कौन से वाला? ये वाला। शिक्षण अभिरुचि स्थायी गुण है, ये वाला। ये ज़्यादा स्थायी गुण नहीं है, समय के साथ विकसित और बदली जा सकती है। एक व्यक्ति जो शुरू में शिक्षण में रुचि नहीं रखता है तो वह अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षण के लिए एक मजबूत अभिरुचि विकसित कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति है जो पहले एक शिक्षक बनने में रुचि नहीं रखता था, वह स्वयं सेवी शिक्षण के अनुभव के बाद शिक्षण में रुचि विकसित कर सकता है। तो उससे भी लगा सकते हैं। जैसे ये सीटी वाला एग्ज़ाम लिया गया था आपका HSC के द्वारा, तो 2 एग्ज़ाम हुए थे, एक तो पहले लिया गया था, एक फिर दोबारा से एग्ज़ाम हुआ था। तो जरूरी थोड़ी आप जो जिसके पहले एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए हों उसके दूसरे में भी कम ही आएंगे। हो सकता है वो पहले से जब प्रेरणा लेकर दूसरे में और ज़्यादा अच्छा कर जाए, या जिसके पहले में अच्छे थे वो दूसरे में भी अच्छे आए। तो जरूरी ये नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता, या ये सभी। तो शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन सी को माना गया है, शिक्षण को विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता। नेक्स्ट है, छात्रों में अभिरुचि जागृत करने के लिए शिक्षक को किसकी जानकारी होना जरूरी है? शारीरिक स्वास्थ्य की, मानसिक, मनोदशा, या इन सभी की? तो इसके लिए जो इन सभी का होना जरूरी माना गया है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के द्वारा छात्रों की अभिरुचि को जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए? अभिरुचि का मापन करना, मित्रवत व्यवहार करना, दोनों ही बातें, या बच्चों की इच्छा पर शिक्षा देना? तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही यहाँ पर माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि के माध्यम से छात्र में अभिरुचि उत्पन्न की जा सकती है? तो इसमें प्रजातांत्रिक विधि है, सहगामी शिक्षण विधि है, दोनों, या कोई सी भी नहीं? तो कौन सी विधि है इसके माध्यम से छात्र में अभिरुचि उत्पन्न की जा सकती है? अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी को माना गया, मतलब दोनों ही इसमें हो जाएंगे, प्रजातांत्रिक और सहगामी शिक्षण विधि। अब ये जो प्रजातांत्रिक विधि जो इसमें शिक्षक छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करता है और उन्हें अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और सहगामी शिक्षण विधि में छात्र एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो शिक्षण अभिवृत्ति और अभिरुचि का कौन सा उद्देश्य नहीं है? सफल बनाना, रोचक और वैज्ञानिक बनाना, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाना, या मानवीय मूल्यों का विकास करना? तो रटना कभी भी नहीं हो सकता, तो यही सी आंसर हमारा हो जाएगा। हम कभी भी बच्चों को जो रटने के लिए नहीं कह सकते, हमेशा यही कहेंगे कि ध्यान लगा कर पढ़ो
और समझ कर पढ़ो, शब्दों के अर्थ जानकर पढ़ो। अगला क्वेश्चन है, जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए आवश्यक है। प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता विकसित कर लेना, भाग्य का अनुकूल होना, या ये सभी। तो जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए आवश्यक है। अब क्या आवश्यक है, तो इसमें जो है इन सभी को ही माना गया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल की अन्य प्रक्रियाओं के बारे में। एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे? सकारात्मक करेंगे, नकारात्मक करेंगे, उदासीन करेंगे, निष्क्रिय करेंगे? तो इस शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल के अन्य प्रक्रियाओं के बारे में एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे? तो इसमें कौन सी करेंगे? सकारात्मक। तो ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, आपकी दृष्टि से वह शिक्षा सफल है जो देश की अभिवृद्धि में सहयोग दे, आत्म सुख दे, समाज में सम्मान दे, या फिर व्यवसाय दे। तो आपकी दृष्टि से कौन सी शिक्षा सफल होगी? तो यही वाली, देश की अभिवृद्धि में जो सहयोग देगी। नेक्स्ट है, आपकी शिक्षा सफल है यदि उससे आत्मसंतोष प्राप्त होगा, नौकरी प्राप्त होगी, आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, या दूसरों को भी लाभ मिलेगा। तो किस रूप में यहाँ पर सफल मानी गई है? जिससे दूसरों को लाभ होगा, क्योंकि हमने किताबी अनुसार देखना है। अगर वास्तविक जिंदगी जाओ तो बिल्कुल अलग है। तो शिक्षा करते ही नौकरी के लिए है, तो लेकिन यहाँ पर इसके अनुसार देखें तो जिससे दूसरों को भी लाभ मिले। नेक्स्ट है, आपके अध्यापक यदि आपको कोई जिम्मेदारी देते हैं तो आप उसे दूसरों को सौंप देंगे, उसके प्रति लापरवाह रहेंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे पूरा करेंगे, या आप उसे गंभीरता से लेंगे? आपके अध्यापक यदि आपको कोई जिम्मेदारी देंगे तो क्या करेंगे आप? तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे आप कंप्लीट करेंगे। तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद फिर हमारे जो आपके हिंदी वाले जो क्वेश्चन हैं वो आ जाते हैं, हिंदी ग्रामर के। तो जिसमें क्वेश्चन है कि प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्राग या प्रगैतिका। प्राग प्लस में ऐतिहासिक ऐसी होता है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें उपसर्ग? ये वाला हो जाएगा, प्राग। प्राग मतलब पहले। इसके बाद तुलसीदास किन की कविता है? हरिवंश राय बच्चन, आज्ञे मुक्तिबोध, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो तुलसीदास किन की थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन डी वाला। और अनामिका किन की थी? निराला की थी ये। नेक्स्ट है, बहिष्कार का संधि विच्छेद कौन सा बनेगा? बहिष्कार का संधि विच्छेद। और यहाँ पर कौन सा बनेगा? ये वाला, बहिर प्लस में का, या बही प्लस में का। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो स होना है, तो विसर्गों को जस्कार हो जाता है, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, या श्रीधर पाठक की? तो वैदेही वनवास किन की रचना है? और ये मानी गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग की, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द बताना है, पखावज, लिखावट, पहिया, या मझधार, कौन से वाला है इसमें? तो ये जो ऑप्शन बी में दिया गया है पहिया, ये वाला। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त कौन से वाला है? ये वाला, या क्योंकि त और र इनके मिलने से बना है, क और श इनके मिलने से बना है, ज और य इनके मिलने से बना है, तो यही इसमें अलग हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन क्या है? जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इसके बाद अब मृत्युंजय, इसमें कौन सा समास है? बहुब्री, कर्मधारय, द्विगु, या फिर द्वंद्व समास? तो कौन सा है इसमें? बहुब्री ही, ऑप्शन डी वाला। मृत्यु को
जीतने वाला। मृत्युंजय मतलब मृत्यु और जय शब्दों से मेल कल बना है, तो जिसमें न पूर्व पद न उत्तर पद बल्कि अन्य पद प्रदान होगा तो वो होता है बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय किन के लिए आता है शब्द? मृत्युंजय शब्द किन के लिए आता है? ये वाला, तो ये आता है शिव के लिए, शिव। तो ऑप्शन जो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा इसका, बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन होता है, दशमुख जिनके, रावण के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलन, अलन, अल, अलम, किस का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो किसका हुआ है? इसका, अलम का। उपसर्ग क्या है? जो शब्द के शुरू में लगते हैं वही होते हैं, और प्रत्यय बाद में। अलंकार किसको कहते हैं? सजावट या आभूषण जो होता है, गहने, उनको। नेक्स्ट है, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। अब यह गुणवाचक विशेषण है, सर्वनामिक है, सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग है, ये संबोधन है। तो यह पुस्तक किसकी है, क्या है? और इसको माना गया है सर्वनामिक विशेषण, एक वचन और स्त्रीलिंग, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। पुस्तक जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन में है। नेक्स्ट है, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। विश्लेषण का कौन सा होगा? संश्लेषण, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। विश्लेषण का मतलब क्या है? इसका अर्थ होता है अलग अलग करना, और संश्लेषण मतलब जोड़ना। नेक्स्ट है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मूर्धन्य, दंत्य, कंठ्य या अनुनासिक। तो जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है तो क्या कहेंगे हम? ललित, उल्सानम, दंता। ललित वर्ग ल और सा का उच्चारण हमारे दांत से होगा, तो इन बोलकर भी आप देख सकते हैं, तो दंत्य वाणी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं इसमें? और इनको सलवर्ण भी कह देते हैं, हो सकता है एग्जाम में आपको सल देखने को मिले। तो ऊष्म व्यंजन जिनको सलवर्ण भी कह देते हैं, और ये चार होते हैं, सा 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 हा, सा 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 हा। तो ये चार होते हैं। नेक्स्ट है, अत्यधिक का विलोम कौन सा बनेगा? तो जब हम इसका विलोम बनाएंगे विपरीतार्थक उल्टा, तो कौन सा होगा? अत्यधिक, अत्यल्प, यही हो जाएगा ऑप्शन ये वाला। ये ज्यादा, ये कम, मतलब एक अत्यधिक बहुत अधिक, और अत्यल्प बहुत कम। नेक्स्ट है, रित का विलोम क्या होगा? विकीर्ण, वक्र, अनित या अनक्य। तो रित का विलोम कौन सा होता है? इसको होगा अनित। झूठ सच होता है, जैसे सत्य असत्य। नेक्स्ट है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प में जब हम उपसर्ग लगाएंगे, सन, सक, सम, संक, कौन सा वाला बनेगा इसका? तो क्या इसमें उपसर्ग? सम उपसर्ग, ये हलंत होगा। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। तो ये वाच्य है, वाच्य तीन होते हैं, कर्तृगण, भाववाच्य। अब कौन से वाला मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता? तो किसका उदाहरण है ये? भाववाच्य का, भाववाच्य का उदाहरण है ये, और इसमें भाव की प्रधानता होती है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तद्भव और तत्सम। अब यहाँ पर एक गलत है, कौन से वाला? ये वाला, लौंग, लवंग, ये वाला। तद्भव क्या है? जो संस्कृत के परिवर्तित रूप होते हैं। जैसे संस्कृत में हम दधी लिखते हैं, हिंदी में दही, तो ये संस्कृत का परिवर्तित रूप होता है तद्भव। तो यही इसमें गलत है फिर, क्योंकि लोग मतलब लोक, और लवंग लौंग, क्योंकि यहाँ पर ये उल्टा है। लवंग ये संस्कृत का है, और ये लौंग हिंदी का है, तो ये उल्टा है। लवंग तत्सम और लौंग तद्भव, दोनों उल्टे हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है यहाँ पर? तो यही वाला है, स्कंदगुप्त
लक्ष्मी नारायण मिश्र। स्कंदगुप्त किसकी थी? स्कंदगुप्त जो है ये रचना थी जयशंकर प्रसाद की। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ये लक्ष्मी नारायण की कौन सी है? तो इनकी है सिंदूर की होली। कौन सी रचना इनकी? सिंदूर की होली। तो ये इनकी है लक्ष्मी नारायण की। और ये स्कंदगुप्त जो है इनकी स्कंदगुप्त है जयशंकर प्रसाद की। और इसके अलावा कामायनी है, आंसू लहर भी है इनकी। और ये लक्ष्मी नारायण की और कौन सी है इनकी? अशोक वन भी है और राक्षस का मंदिर, ये वाली भी इनकी है। अन्य को अगर हम देखें तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है हमारा कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा यहाँ पर एक सही इसमें नहीं है। अब कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला ही, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यही गलत है। क्योंकि तो यहाँ पर यह भी सही है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और इसके अलावा देखें तो शिवराज भूषण, ये भी भूषण की है, शब्द रसायन ये देव की है। तो ये वाला जो है उद्धव शतक, यही अलग है। क्योंकि उद्धव शतक जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की थी। तो किन की थी? जगन्नाथ दास रत्नाकर इनकी थी। तो इस कारण से ये अलग है इसमें, ऑप्शन डी वाला। बाकी ये सारे जो है यहाँ पर ये सही इसमें माने गए तो और सारे ठीक हैं। और क्वेश्चन है लेखक और संस्कृति के युग में कौन सा युगम एक गलत है? तो कौन सा वाला गलत है यहाँ पर? अब इसमें अगर हम देखें तो डी वाला दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की, ये जो दर्शन दिग्दर्शन जो है राहुल संस्कृतायन जो उनकी है। और ये रामचंद्र शुक्ल इनकी है चिंतामणि। और राहुल जो संकीर्तन की रचनाएं वोल्गा से गंगा, घुमक्कड़ शास्त्र, ये वाली है। तो ये गलत है इसमें। आर्योगादिदेश डॉक्टर संपूर्णानंद, वोल्गा से गंगा राहुल संस्कृतायन, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। तो ये अलग है यहाँ पर इसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा यहाँ पर एक अशुद्ध है? विराम चिन्हों की दृष्टि से एक अलग है। अब कौन से वाला है? ये वाला। हाँ, मेरा यही विचार है। क्योंकि हाँ जो इसके बाद यहाँ पर कोमा आना चाहिए था इसमें, और उसके बाद तो पूर्ण विराम है ही। बाकी और यहाँ पर ठीक माने गए हैं। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? सनातन, शाश्वत, चिरंतन या अधुनातन। तो भिन्न अर्थ और प्रकृति का है कौन से वाला है? ये वाला अधुनातन। सनातन, चिरंतन और शाश्वत सबका जो मतलब है वो हमेशा रहने वाला है। अधुनातन का मतलब आजकल का या नवीन से लिया गया है। तो ये अलग है, बाकी सारे एक जैसे हैं। नेक्स्ट आ जाता है अर्वाचीन का विलोम कौन सा है? अर्वाचीन का विलोम अगर हम देखें तो अर्वाचीन का क्या होता है? प्राचीन होता है। अर्वाचीन प्राचीन, यही होगा इसमें। जैसे नया पुराना होता है, इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध है? अब व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है वो कौन से वाला है? इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन बी में दिया गया है विरहणी, ये वाला। तो क्या यहाँ पर तो जो इसमें अशुद्ध बताना है, तो हाँ ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर विरहीणी होना चाहिए था। विरहीणी होता है इनी प्रत्यय के लगने पर, न कि अणि। तो ये गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी इसमें एक गलत है। अब जो इसमें गलत कौन सा है? अब इसमें ये ऑप्शन सी वाला सहज भाग दिखाना, ये वाला गलत माना गया है।
जिसका मतलब हरा भरा करने से लिया गया है। सब्ज बाग दिखलाने का मतलब क्या है? झूठे वादे करना या फिर जो प्रलोभन देना, वो होता है इसका मतलब। और मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। लूटिया डुबोना, सारा काम चौपट होना। और माई का लाल मतलब सैसी व्यक्ति। नेक्स्ट है मेरी भव अवधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरितुति होए। तो दोहे में अलंकार है यहाँ पर श्लेष, यमा का नियुक्ति या रूपक। तो किसका प्रयोग हुआ इसमें? अब इसमें अगर हम देखें तो श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें, क्योंकि श्लेष वहीं पर होता है जहाँ पर एक शब्द होगा उसके अर्थ बहुत सारे होंगे। तो हरित है यहाँ पर। अब हरित के अर्थ कई हैं। अब राधा की परछाई पड़ने से श्याम मतलब कृष्ण की धोती कांति हरी हो जाती है, और राधा की कृपा से भव बाधा संसारी कष्ट दूर हो जाती है। तो हरित जो शब्द है इसके दो अर्थ यहाँ पर लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है गौशाला में कौन सा समास है? बहुब्री है, द्वंद्व है, तत्पुरुष या द्विगु। कौन सा समास है? गौशाला, गौ के लिए शाला, तो तत्पुरुष समास में है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है देशभक्ति, इसमें भी समास है। देश के देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, सेम वही संप्रदान चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इसके बाद आ जाता है हमारे जो आपके इंग्लिश ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है इफ मनाली हैड वर्क हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड, या नो एरर। तो एरर वाले क्वेश्चन है, कौन से में गलती है, कौन सा होना चाहिए था यहाँ पर इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन 3 वाला है इसमें गलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या विल हैव दिया गया है, विल हैव। तो विल जो हैव जो है इसकी जगह पर यहाँ पर वुड का प्रयोग इसमें होना चाहिए था। विल का पास्ट मतलब वुड का प्रयोग होना चाहिए था, वुड हैव का। तो इस कारण से ये गलत है। नेक्स्ट है ही टोल्ड मी दैट ही रोट ए लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर ए सर्टेन रीजन, नो एरर। अब इसमें भी कौन से में है? तो इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन 2 वाला है इसमें है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है ही रोट ए लेटर, ये वाला। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? ही हैड और थर्ड फॉर्म ही हैड रिटन ए लेटर, इसका प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए था। तो इस कारण से गलत हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे ए सन वाज बोर्न टू माई ब्रदर। अब कौन से में है यहाँ पर गलती इसमें? अब यहाँ पर जो पहला वाला जो है पहली लाइन इसमें ही है आई एम वर्किंग में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आई हैव बीन और वर्किंग। तो आई हैव बीन का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए था। आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे ए सन वाज बोर्न टू माई ब्रदर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आफ्टर रवि रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर्स एंड वॉच टीवी प्रोग्राम ही डिसाइड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स। तो किस में है यहाँ पर गलती? अब इसमें भी देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 वाला जो दिया गया है इसमें गलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है रीड आया है। रीड की जगह पर हैड जो इसमें होना चाहिए था। आफ्टर रवि हैड रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर्स, तो ये होना चाहिए था इसमें। जैसे होता है द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, या आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर केम, या द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट डाइड, ये वाला गलत है। तो 2 सही है इसमें पहले वाले, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड या फिर आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर केम, ये दोनों सही है। नेक्स्ट है his father would have been pleased to get him a wrist watch if he would have worked hard and secured higher marks in the university examination, या नो है। तो इसमें अगर हम देखें तो किस में है गलती? इस वाले में, ऑप्शन 3 वाले में। तो यहाँ पर क्यों है?
ये वुड हैव दिया गया है, तो वुड हैव जो इसकी जगह पर हैड का प्रयोग होना चाहिए था, हैड का। हिज फादर वुड हैव बीन प्लेस्ड की जगह हिज फादर हैड बीन प्लेस्ड, ये होना चाहिए था। नेक्स्ट है when the doctor found that the player has taken prohibited medicines, he reported the matter to the team manager। अब यहाँ पर जो ऑप्शन 2 वाले में है, इसमें क्या है, हैज टेकन दिया गया है, तो इसकी जगह पर हैड का प्रयोग होना चाहिए था, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रिंसिपल जो क्लॉज है वो पास्ट टेंस में है, तो इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही बनेगा। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस इसका प्रयोग सही रहेगा। नेक्स्ट है एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक 5 दे डाउन टूल्स एंड ऑफ दे गो। अब इसमें किस में है गलती, इस वाले में। यहाँ पर क्या स्ट्राइक दिया गया है, तो स्ट्राइक जो है इसकी जगह पर एस का प्रयोग होना चाहिए था। एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 5 दे डाउन टूल्स एंड ऑफ दे गो। तो यही बात है, जैसे 5 बजे आते हैं तो सारे कर्मचारी क्या घड़ी की तरफ देखने लग जाते हैं कि जाने का टाइम हो गया अब तो। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इट हैड बीन आवर कस्टम फ्रॉम इमोरियल टाइम टू बी हॉस्पिटल टू दोज हु कम टू आवर डोर्स जनवाना। अब यहाँ पर देखें तो इसमें जो ऑप्शन 1 वाला है इसमें ही गलती है, तो यहाँ पर क्या इसमें हैड बीन दिया गया है, ये वाला। अब यहाँ पर जो है हैड बीन की जगह हैज बीन होना चाहिए था, हैज बीन, इट हैज बीन आवर कस्टम, क्योंकि ये जो इमोरियल जो यहाँ पर दिया गया है एडजेक्टिव है, मतलब समझ से बाहर। नेक्स्ट आ जाता है आई आस्क्ड इफ शी हैज लुक्ड एवरीवेयर एंड शी सेड यस। किसमें गलती है, अब यहाँ पर देखें तो ये जो ऑप्शन 2 वाला है हैज दिया गया है, तो यहाँ पर हैज की जगह क्या है, हैड का प्रयोग होना चाहिए था। आई आस्क्ड इफ शी हैड लुक्ड एवरीवेयर। नेक्स्ट है हैड आई रियलाइज्ड दैट इट वाज सच ए लॉन्ग वे आई वुड टेक ए टैक्सी। तो किसमें है यहाँ पर गलती, अब यहाँ पर भी देखें तो ऑप्शन जो 3 वाला है, ये वाला, इसमें क्या है, यहाँ पर वुड टेक दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है, वुड टेक की जगह वुड हैव और थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, तो इसका प्रयोग होना चाहिए था। नेक्स्ट देखें तो एज ही डिवाइड फ्रॉम द स्प्रिंगबोर्ड he was terrified to see that the water was drained from the pool the previous night। किसमें गलती यहाँ पर, अब इसमें देखें तो ऑप्शन 3 वाला है, ये वाला, इसमें कहाँ पर है, इसमें क्या है, यहाँ पर वाज दिया गया है, तो वाज या वाज की जगह यहाँ पर किसका प्रयोग होना चाहिए था, हैड बीन का, हैड बीन। नेक्स्ट As I am suffering from fever since morning, I shall not be able to attend the function you are going to organize this evening। तो किसमें है यहाँ पर गलती, अब इसमें देखें तो पहले वाले में ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आई एम सफरिंग आया है ये वाला, तो आई एम सफरिंग जिसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, आई हैव, तो यहाँ पर क्या है, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, आई हैव बीन सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग। नेक्स्ट आ जाता है शी विश्ड दैट शी हैज स्टडीड लिटरेचर इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री व्हेन शी वाज इन कॉलेज। तो किसमें है यहाँ पर, अब इसमें भी देखें तो ऑप्शन 2 वाला है, ये वाला, इसमें गलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या इसमें हैज़ दिया गया है, हैज़, तो इसकी जगह पर जो है हैड का प्रयोग होना चाहिए था। नेक्स्ट है हमारा मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन। तो किसमें है यहाँ पर, अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन 2 वाला है इसमें गलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हैज़ फ्लोन है, तो इसकी जगह पर थर्ड फॉर्म डी का प्रयोग होना चाहिए था,
मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन, ये वाला। क्योंकि फ्लाई का मतलब उड़ना होता है तो इसका फ्लोन ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है। नेक्स्ट है आई डू नॉट विश टू राइज फॉल्स होप्स, नो एरर किस में है? तो ऑप्शन 2 वाले में है, इसमें ही। क्योंकि यहाँ पर क्या राइज दिया गया है तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? रेज, RAISE, ये वाला RAISE। क्योंकि राइज का मतलब जो है किसी चीज से ऊपर आ जाना या उठ बैठना, खड़ा होना, पुनर्जीवित होना, उन्नति करना, ऊपर की ओर जाना, सतह तक आना, ये मतलब है। जबकि रेज जो है इसका मतलब है खड़ा करना, बढ़ाना, निर्माण करना, सीधा खड़ा करना, उठना, दिखलाई देना, उत्पन्न करना, उगना, एकत्र करना, संचय करना, ये वाला। तो इसमें गलती है। तो इस प्रकार से जो हमारे इस क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।